डॉक्टर मारुती शिवराम माने, एज्युकेशन सोसायटी नायगाव बाजार संचलित, अध्यापक महाविद्यालय नायगाव बाजार, तालुका नायगाव खैरी, जिला नांदेड़। ये महाविद्यालय में मैं प्राचार्य पद पे हूँ। यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र स्टेट। थर्टीन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 25 जून 2024 से 23 जुलाई 2024 के दरमियान जो प्रोग्राम यूजीसी के माध्यम से चल रहा है, यहाँ से मैं एक सेमिनार के माध्यम से अध्यापन करूँगा या सेमिनार के माध्यम से मैं आपको बातचीत करूँगा। मेरा आज का टॉपिक है परिकल्पना या हाइपोथेसिस। एक बार समस्या के परिभाषित होने के बाद परिकल्पना का निर्माण और जांच दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ पूर्व चिंतन से है। इसमें कार्यकारण के संबंध में पूर्व चिंतन कर लिया जाता है। परिकल्पना अनुसंधान का एक आवश्यक अंग है। इसके अभाव में अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन क्रिया है। परिकल्पना आरंभिक सामान्य अनुमान है जो कि आगे के अध्ययन कार्य का आधार बनता है। किसी अनुसंधान में परिकल्पना एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। प्रयोगात्मक समस्याओं के प्राय एक ही परिकल्पना से काम चल जाता है, किंतु सामाजिक विषयों में तथा सर्वेक्षण प्रकार की समस्या के अनेक परिकल्पनाओं का निर्माण करना पड़ता है। तो परिकल्पनाओं के स्रोत कौन से है, उसमें सोर्सेस और हाइपोथेसिस कहाँ है, उसके बारे में मैं आपको मुख्य स्रोत कौन से है मैं अभी बताता हूँ। पहला, समस्या के संबंधित पुस्तकें। समस्या के क्षेत्र से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन से परिकल्पनाओं का निर्माण हो सकता है। दूसरा स्रोत यह है कि संस्कृति परिकल्पना की जननी हो सकती है। विश्व में विविध प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। प्रत्येक संस्कृति सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होती है। भारत में जाति व्यवस्था अनेक समस्याओं के जन्म देती है। यहाँ पर ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है। उनसे संबंधित समस्याओं के चिंतन से परिकल्पना का जन्म होता है। और परिकल्पनाओं के स्रोत में तीसरा स्रोत यह है, शोध साहित्य का अध्ययन या समीक्षा भी परिकल्पना का जन्म सकती है। उसके बाद चौथा स्रोत यह है
उक्त क्षेत्र को विशेषज्ञों के परामर्श तथा चर्चा भी परिकल्पना के जन्म की स्रोत हो सकती है। और पांचवा स्रोत है यह है विज्ञान में प्रतिपादित सिद्धांत परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं। और छठा स्रोत यह है अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अनुभव की परिकल्पना के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। यह सत्य है कि उपरोक्त में से कोई भी तैयार परिकल्पना प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ये तो अनुसंधानकर्ता पर निर्भर रहेगा कि उपरोक्त स्रोत से प्राप्त आंकड़ों पर मानसिक चिंतन करके परिकल्पना का निर्णय करे। और अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ गुड हाइपोथेसिस। परिकल्पना की रचना इस प्रकार करनी चाहिए कि उसमें निम्नलिखित गुण समाविष्ट हो सके। उसमें से पहला नंबर यह है, ये ज्ञात तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए तथा उसकी जड़ें ज्ञान के वर्तमान सिद्धांतों में निहित होनी चाहिए। नंबर 2, परिकल्पना जांच के योग्य होनी चाहिए। और तीसरा नंबर यह है, परिकल्पना तार्किक रूप से पुष्ट तथा शोध समस्या के घनिष्ठ रूप में समस्या का चयन या परिकल्पना का निर्माण हो सकता है। और समस्या का चयन या परिकल्पना का निर्माण संबंधित होनी चाहिए। तो हाइपोथेसिस के बारे में चौथा जो हाइपोथेसिस का अच्छी परिकल्पना जो बोला है, वो परिकल्पना की व्याख्या जटिल नहीं होनी चाहिए। उसका कथन साधा, सीधा तथा संक्षिप्त होना चाहिए। परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि उससे संबंधित आंकड़े सरलता से प्राप्त हो सके। और परिकल्पना ऐसे लेनी चाहिए कि उसके परीक्षण के लिए यह प्राप्त हो सके। छठा नंबर यह है कि परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि संबंधित आंकड़ों में सरलता से प्राप्त हो सके। यह अभी मैं बताया कि उसके आगे का नंबर 7वां नंबर यह है, परिकल्पना प्रमाणित करने योग्य होनी चाहिए। और 8वां नंबर यह है कि एक अच्छी परिकल्पना के सभी प्रत्ययों का संक्रियात्मक परिभाषीकरण आवश्यक है। और सबसे आखिरी स्रोत यह है कि परिकल्पना छोटी होनी चाहिए तथा भ्रमपूर्ण भाषा से मुक्त होनी चाहिए। उसमें से परिकल्पना का महत्व क्या है, संशोधन कार्य में परिकल्पना का महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा परिकल्पना का महत्व स्पष्ट होता है। उसमें पहला नंबर यह है, परिकल्पना शोधमार्ग के लिए मार्गदर्शन करती है। उसके द्वारा अनुसंधान कार्य भी स्पष्ट दिशा निश्चित हो जाती है। उसमें से दूसरा नंबर दिया है कि परिकल्पना अनुसंधान क्षेत्र को सीमित करती है। घटनाओं और तथ्यों की दुनिया बहुत बड़ी है और किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए ये संबंध नहीं है कि एक विषय से संबंध
सभी वस्तुओं का एक ही समय पर अध्ययन करें। और उसमें से तीसरा नंबर ये बता सकता है कि परिकल्पना अनुसंधानकर्ता को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायक करते हैं। परिकल्पना का महत्व में चौथा महत्व यह बताता है कि परिकल्पना पुनरावृत्ति अथवा पुनः परीक्षण द्वारा अनुसंधान के परिणाम की सत्यता का मूल्यमापन करने में सहायक होती है। और पांचवा महत्व यह है कि परिकल्पना प्रत्ययों के निर्माण में सहायक होती है और परिकल्पना प्राप्त आंकड़ों के मध्य संबंधों को स्थापित करने में सहायता करती है। तो उसके आगे का मुद्दा ऐसा है कि परिकल्पना का परीक्षण कैसा होता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं। परिकल्पना का परीक्षण दो दृष्टिकोण से किया जा सकता है। उसमें से पहला दृष्टिकोण यह है परिकल्पना की उपयोगिता का मूल्यांकन, और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि परिकल्पना की सत्यता का मूल्यांकन। परिकल्पना की उपयोगिता का परीक्षण करने के लिए दो कसौटी हो सकती है। उसमें से पहली कसौटी ये है कि परिकल्पना परीक्षणीय हो। इससे तात्पर्य है कि परिकल्पना के सभी तकनीकी शब्द परिभाषी और मापनीय हो। उसमें से दूसरी उपयोगिता की कसौटी यह है सादगी। इससे तात्पर्य यह है कि परिकल्पना की भाषा तथा नियमात्मक विधि में तर्क की सादगी होनी चाहिए। तो परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण सांख्यिकी विधियों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए दो प्रतिदर्श के मध्यमानों में अंतर की सार्थकता अथवा कई वर्ग द्वारा परिकल्पना की सत्यता की जांच की जा सकती है। ये परिकल्पना की परीक्षण के बारे में बताया है। और उसके आगे का मुद्दा ऐसा है कि परिकल्पनों के प्रकार कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। किट्स ऑफ हाइपोथेसिस और परिकल्पना के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। उसमें से पहला प्रकार सार्वभौमिक यूनिवर्सल फर्स्ट पहला प्रकार है। इस वर्ग में वो परिकल्पनाएं सम्मिलित की जाती है जिनमें अध्ययन किए जाने वाला संबंध सभी चरों के सभी समय तथा सभी स्थानों पर रहता है। परिकल्पना के प्रकार में दूसरा प्रकार यह है अस्तित्वात्मक। इस वर्ग में वे परिकल्पनाएं आती हैं जो कम से कम एक मामले में चरों के अस्तित्व को सही घोषित कर सके। और परिकल्पना के प्रकार का तीसरा प्रकार यह है कि कथन के स्वरूप के आधार पर परिकल्पना दो प्रकार की होती है। उसमें से पहला प्रकार सकारात्मक कथन ये है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक रूप में करते हैं और दूसरा कथन के स्वरूप के
आधार पर जो परिकल्पना का दूसरा प्रकार ये है नकारात्मक कथन, नेगेटिव स्टेटमेंट। इसमें कथन नकारात्मक रूप में करते हैं। कई बार आप देखते हैं कई लोगों से सकारात्मक स्टेटमेंट आते हैं, कई बार आप देखते हैं कई लोगों के मुंह से नेगेटिव स्टेटमेंट निकलते हैं। उसमें से परिकल्पना का चौथा प्रकार है शून्य परिकल्पना। उसमें बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। यह सांख्यिकी परिकल्पना का एक उदाहरण है। इसमें यह मान्यता रहती है कि दो चार जिनमें संबंध ज्ञात समस्या का चयन या परिकल्पना निर्माण करने जा रहे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। नल बोले तो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शून्य। इस परिकल्पना में धनात्मक कथन न होकर नकारात्मक कथन होते हैं। ये अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना का तार्किक रूप में खंडित है, जो अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना के परीक्षण के लिए रखी जाती है। जब भी अनुसंधानकर्ता अपनी परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ता है तो उसकी जांच करने की सांख्यिकीय विधि यह है कि शून्य परिकल्पना द्वारा उसका तार्किक खंडन किया जाए, जो कि अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना की सत्यता को अस्वीकृत करती है। उसके बारे में उदाहरण के लिए लड़के लड़कियों की अपेक्षा गणित में अधिक तेज होते हैं। इस उदाहरण में अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना के लिए शून्य परिकल्पना इस प्रकार होगी। लड़के तथा लड़कियों की गणित संबंधों उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यदि अनुसंधानकर्ता ने कोई अंतर पाया है तो वह संयोगवश है। ये अंतर हो सकता है कि प्रतिदर्श में सभी तेज लड़कों के आने के कारण आया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि लड़के तथा लड़कियों की जनसंख्या के मध्य भागों में कोई अंतर नहीं है। सहसंबंध तथा सामान्य वितरण के अध्ययन में भी शून्य परिकल्पना का प्रयोग होता है। सांख्यिकीय विद्वान शून्य परिकल्पना का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका परीक्षण सरल है। यदि सांख्यिकी गणना के आधार पर शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है तो अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है। तो आज मैं आपको सेमिनार के बारे में परिकल्पना इस टॉपिक के बारे में आपको मैं सविस्तर इंफॉर्मेशन दे दी। तो सेमिनार के लिए मुझे यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजीनगर और HRDC के संचालक और सभी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और सभी ने मुझे सेमिनार के बारे में
बोलने के लिए बोल रहे थे, तो मैं यहाँ आपको सेमिनार मैं यहाँ रुकवा देता हूँ। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।